So, hey guys, here I am again with the next part of your first lesson. So basically हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है आप सब लोगों को आई जस्ट होप कि याद होगा कि किस तरह से ऑथर अपने ग्रैंड मदर के कैरेक्टर के बारे में एक कहीं ना कहीं एक पोर्ट्रेयल दे रहे हैं हम सब लोगों को। एंड अभी तक हमें पता है कि जो ग्रैंड मदर है वो आउटर जो ब्यूटी है उनकी वो अच्छी नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑथर, बट इनर ब्यूटी कमाल की है। वो बहुत ही काम एंड कंपोज है, वो बहुत ही काइंड है टूवर्ड्स ह्यूमन एंड ऑल्सो एनिमल्स। एंड बहुत थोड़ा सा फ़नी था फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑथर थे वो एक बच्चे थे एंड बच्चों का जो दिमाग होता है वो अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं। अभी तक उन पे सोसाइटी का कुछ असर नहीं पड़ा होता है एंड कुछ ना कुछ फ़नी फ़नी सी चीज़ होती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरी दादी कभी जवान नहीं हो सकती, कभी बच्ची नहीं हो सकती, कभी उनके हस्बैंड नहीं हो सकते हैं। दीज आर द थिंग्स कहीं ना कहीं इलॉजिकल सा साउंड कर रहा था, कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल सा साउंड कर रहा था ऑथर के लिए। आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो स्कूल जा रहे हैं साथ में एंड डेली उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल जाया करती थी। पहले के ज़माने के जो स्कूल्स हुआ करते थे ना बच्चा लोग, वो कहीं अलग से स्कूल नहीं हुआ करते थे। वो मंदिर के ही बाहर एक जगह होता था, वहाँ पे जो पुजारी होते थे वही बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो सिमिलरली ग्रैंड मदर उनको स्कूल जो कि मंदिर से अटैच था वहाँ पे लेके जाया करते थे। जो वहाँ के प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो उनको सिखाया करते थे अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर ऑल्सो। While the children sat in rows on either side of the veranda, veranda आपको पता है कि जो आउटर पार्ट होता है घर का, जो खुला होता है उसे वरंदा कहते हैं। एंड वहाँ पर एक रो में, 2 रोज़ में बच्चे बैठे हुए हैं एंड वो पढ़ रहे हैं, जो प्लीज़ पढ़ा रहे हैं। जब तक जो ऑथर थे वो पढ़ते रहते थे, तब तक वो क्या करते थे, जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, वो तब तक स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी टेम्पल में। जैसे कि स्क्रिप्चर्स होते हैं जो आपके ग्रंथ होते हैं, आप भगवद गीता, कुरान, बाइबल, वेदास, ये सारे जो भी ग्रंथ जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं किसी भी रिलीजन के, उन सबको हम स्क्रिप्चर कहते हैं। तो जो ग्रैंड मदर थी, जब तक कि उनका ग्रैंड सन पढ़ता रहता था तब तक वो पूजा करती रहती थी, तब तक वो स्क्रिप्चर कोई ना कोई धर्म की किताबें पढ़ती रहती थी। और दोनों साथ में ही फिनिश करते थे एंड दोनों साथ में ही घर भी आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। एंड जब वापस आया करते तो वही वो कुत्ते मिला करते थे एंड फिर मेरी दादी जो रहती थी वो रोटियां दिया करती थी। एंड ग्रॉलिंग आपको पता है कि किस तरह से ग्रॉल जो एक साउंड होता है जो थ्रॉट से प्रोड्यूस होता है, जो डॉग थ्रॉट से प्रोड्यूस करते हैं एंड अजीब तरह का, आई जस्ट कांट मेक दैट पर्टिकुलर साउंड, बट आपको पता है कि जो गुर्राना, जिस तरह से कुत्ते गुर्राते हैं उस तरह से गुर्राना, और लड़ाई करते थे वो चपातीस के लिए। कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड थे ग्रैंड मदर से भी, और वो साथ साथ घर भी आया करते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। एंड फाइनली जब उनके पेरेंट्स कंफर्टेबल हो गए, उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा काम शुरू कर लिया, तो उनके फादर, उनकी मदर ने उनकी ग्रैंड मदर को और उनको शहर में बुला लिया। शहर की जो ज़िंदगी होती है ना, वो गांव की ज़िंदगी से बड़ी ही डिफरेंट होती है। वहाँ पे फिर बड़ा ही मुश्किल था ग्रैंड मदर के लिए। अभी तो गांव वाले भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्कूल्स खुल गए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें, मार्केट प्लेस कॉम्प्लेक्सेस खुल गए हैं गांव साइड में भी। अब बहुत सारे लोग अब उन लोगों को अप टू डेट हो रहे हैं शहर की लाइफ से, लेकिन पहले के टाइम में गांव की लाइफ बड़ी साधारण सी हुआ करती थी। बहुत मुश्किल होता था नॉर्मली कुछ भी अफोर्ड कर पाना, और शहर की लाइफ मानो मतलब कि बिल्कुल अप्रोचेबल नहीं हुआ करती थी उनके लिए। तो जब शहर की लाइफ, जब वो शहर में गए, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। मतलब वहाँ से जाकर चीज़ें बदल गई। और किस में बदली वो चीज़ें? उनकी फ्रेंडशिप में बदली। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। जो कि वो दोनों साथ में ही सोया करते थे, एक ही रूम शेयर किया करते थे, बट अब वो गांव जैसा स्कूल नहीं था। अब जो ऑथर थे वो अकेले स्कूल जाया करते थे, उनकी बस आया करती थी एंड ग्रैंड मदर उन्हें ड्रॉप नहीं करने जाती थी, उन्हें पिक करने नहीं आया करती थी। ओके, आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, बस में मेरी बस आती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, डॉग्स नहीं हुआ करते थे स्ट्रीट्स में। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। कोर्टयार्ड मतलब होता है घर का आंगन जो बीचों बीच होता है। तो वो क्या करती थी ग्रैंड मदर, जब उन्हें डॉग्स नहीं मिले तो जो
स्पैरोज आपको पता है नॉर्मली इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड एंड आपको अक्सर आपको दिखाई देता है, हर जगह नज़र आ जाते हैं स्पैरोज। तो वो आते थे और उनको वो फीड करने लगी थी घर के आंगन में। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल सॉरी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, रोल्ड मतलब कि पास ऑन, ठीक है ना, पास्ड हो गया, वक्त बीतता गया। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम बहुत कम मिला करते थे स्कूल्स के बाद, ट्यूशन्स एंड ऑल, एंड फिर उसके फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन था वो धीरे 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 टूट सा रहा था। टूटा नहीं था कम्प्लीटली, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रहा था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ टाइम स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो कुछ समय तक उन्होंने वो मुझे उठाया करती थी, वो मुझे तैयार किया करती थी। आई केम बैक, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, एंड वो जब भी मैं स्कूल से आया करता था तो वो हमेशा वो पूछा भी करती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुई एंड क्या क्या पढ़ाया गया। आई वुड टेल हर English words and little things of Western science and learning, in law of gravity and Archimedes principle, the world being around and etc. अक्सर बच्चे ETC पढ़ते हैं, इसको बेटा लिखते ETC हैं बट बोलते क्या है, एक्सेट्रा बोलते हैं या सो ऑन कहते हैं। आप सो ऑन भी कह सकते हो, एक्सेट्रा भी कह सकते हो, तो ETC नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, वगैरह 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 के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मैं इतनी सारी चीज़ें सीख कर आता था, इंग्लिश में, साइंस में, मैथ्स में, एंड सारी चीज़ें जो दादी के लिए मेरे समझना बिल्कुल ही मुश्किल था। लेकिन अभी वो अच्छे थे तो वो आते थे, वो सारी बातें बोलते थे, और उनकी दादी को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। एंड कहीं ना कहीं जो दादी वाले एज वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, धर्म की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं दादी बहुत डिस्ट्रेस हो जाया करती थी, एक्सट्रीम सॉरो एंड सैडनेस वाली जो फीलिंग होती है उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी ये सुनकर कि कैसा स्कूल है जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ना भगवान के बारे में कोई ज्ञान दिया जाता है, ना धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। उनको बुरा लगता था इस चीज़ को लेकर। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एंड एक दिन मैंने उनको बताया, जाकर अनाउंस किया कि पता है आज तो हमें म्यूज़िक पढ़ाया गया, क्लास दी गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान हो गई थी। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर अ जेंटल फोक। लिव्ड एसोसिएशन मतलब क्या होता है बेटा, समथिंग विच इज़ वेरी ऑब्सीन, एक्सेप्टेड ना हो सोसाइटी में। अभी तो एक सिंगिंग प्रोफेशन हो गया है एंड हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम एक रिस्पेक्ट की निगाह से सिंगर्स को देखते हैं। बट हम एक ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस टाइम की अगर बात करें जो प्री इंडिपेंडेंस या जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो पीरियड है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे अभी वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, उनकी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई थी। तो म्यूज़िक ऐसा माना जाता था कि ऐसे लोग करते हैं जो गरीब हो, जो भिखारी हो, जो मांगने के लिए भिक्षा मांगने के लिए सीख गाते हैं या ये चीज़ करते हैं। तो उनकी दादी के मन में भी ये चीज़ थी कि सबसे पहले तो जो ल्यूट का जो प्रयोग किया गया, यूज़ किया गया है, मतलब कि ऑब्सीन, ऐसा जो एक्सेप्टेड ना हो सोसाइटी में, इसको बहुत गलत माना जाता हो। हालट्स मतलब वो होते हैं जो ऐसे काम करते हैं भीख मांग करके। उनका जैसे स्टेशन पे या ट्रेन में आप देखते हो कि लोग गाना गाते हैं एंड उसको लोग उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें हालट्स कहा जाता है, बेगर्स जो भीख मांगते हैं। ये लोगों का काम होता है गाना गाना। एंड जेंटल फोक मतलब क्या है कि नोबल बर्थ से बिलोंग करने वाले लोग, जिनकी जो मतलब खानदान वाले लोग हो, ये सब चीज़ें नहीं करते। म्यूज़िक कहीं ना कहीं स्टिग्मा माना जाता था, एक टैबू माना जाता था उस टाइम के लिए। She said nothing but a silence meant disapproval. उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो चुप्पी थी ना, वो ये जवाब दे चुकी थी कि ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही है। She rarely talked to me after that. And उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो मुझसे बहुत कम बात कर रही है। यहाँ पे रेयरली का यूज़ मतलब कि बहुत कम से कम, बिल्कुल एकदम नहीं कि ख़त्म कर दिया था उन्होंने बात करना, और बहुत कम से कम। When I went up to university, I was given a room of my own. और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, अब जो ऑथर है वो बड़े हो चुके हैं, अब वो ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो अब उनको घर में एक अलग सा रूम मिल गया। अब वो अपनी दादी के साथ में रहते थे क्योंकि वो बड़े हो चुके थे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ही उनको हॉस्टल में एक रूम मिल गया था, या
घर में ही उनको एक अलग सा रूम मिल गया था। बेसिकली आप दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन दोनों चीज़ों में से कुछ भी लिख सकते हो। एंड ऑन द होल जो बेसिक पिक्चर ये है कि वो दोनों अलग अलग रहने लगे थे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। एंड जो कॉमन लिंक था हमारे बीच में फ्रेंडशिप का, एक दोस्ती का, जो हम एक दूसरे से बात करते थे, हम अपने दूसरे की फीलिंग्स बताते थे, एक कहीं ना कहीं कमज़ोर ही लिंक था जो कमज़ोर हो चुका था, पहले बहुत स्ट्रांग था, वो अचानक से स्नैप्ड मतलब होता है कि ऑल ऑफ अ सडन ब्रोक्ड, मतलब अचानक से टूट जाना, कंप्लीटली ब्रेक हो जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन यूज़ हुई है बच्चा, कि कभी कभी जब हम परेशान होते हैं ना, जब हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहली फीलिंग क्या आती है हमारे मन में, मतलब ये चीज़ हमारे साथ नहीं हो सकती, आप तैयार ही नहीं हो इस चीज़ को, कहीं ना कहीं एक इल्यूजन सा लगता है, भ्रम सा लगता है, ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती। सेकेंड स्टेज आपका होता है एंगर का स्टेज, आपको गुस्सा आता है कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई, किसी और के साथ क्यों नहीं हुई, मेरे साथ क्यों। थर्ड स्टेज होता है आपका डिप्रेसिंग वाला स्टेज, जहाँ पर आप बहुत डिप्रेस रहने लगते हो, उदास रहने लगते हो, खुश नहीं रहते हो। एंड द लास्ट वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ एवरी वंस लाइफ, इज़ दैट द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। फाइनली आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार ये था ही किस्मत में, इस कुछ किया नहीं जा सकता इस चीज़ को लेकर। एंड जब आप वो लास्ट स्टेज, अगर आप वो आई थिंक फोर्थ स्टेज कह सकते हैं इस चीज़ को, एक्सेप्टेंस की स्टेज को, जो फिफ्थ स्टेज आता है वो विजडम वाला स्टेज आता है, जब फाइनली आप ओवरकम कर लेते हो, प्रॉब्लम्स होती है बट आपके अंदर इतनी समझदारी आ जाती है कि आपको पता होता है कि अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। एंड सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन जो यूज़ हुई है कि जो उन्होंने सेक्लूजन मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अकेलापन, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। जो दादा दादी लोग होते हैं ना, वो बहुत ही कम उम्मीद करते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक ही डिज़ायर होता है, कहीं ना कहीं उनकी एक ही इच्छा होती है कि लोग उनसे आकर बैठ के बात करें, उनकी बातों को सुने, उनके एक्सपीरियंस से लोग सीखें। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता, हम किताबों से सीखते हैं लेकिन लोगों से नहीं सीखते। मुझे लगता है कि किताबों से बेहतर वो लोग सिखा सकते हैं जिन्होंने वाकई में असल ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें को फेस किया है जो आप किताबों में पढ़ रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसने फील किया होगा उसकी बातों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बिना लड़े उन दादी ने, उन्होंने क्या किया, बड़े ही बिना लड़ाई झगड़े उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यही मेरी किस्मत है कि अकेले रहना। कुछ नहीं, कोई ज़िद नहीं की, अपने ऑथर के पास नहीं गई, अपने ग्रैंडसन के पास नहीं गई, तुम क्यों अलग हो रहे हो, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करते हो, तुम पहले जैसा मुझे वक्त क्यों नहीं देते हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही सिंपली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मतलब पहले के टाइम में लोगों के पास एक चरखा हुआ करता था जिसमें वो रुई से धागा बनाया करते थे। ठीक है, आप लोग चरखा, गांधी जी वाला आप लोगों को याद होगा, उसी टाइप का चरखा हुआ करता था। तो वो बहुत ही वो एक तो बात नहीं किया करती थी किसी से भी, और दिन भर ही वो अपने उस चरखे के साथ रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, वो मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ अपने व्हील के पास बैठी रहती थी, और या तो वो चलाती रहती थी या तो वो प्रेयर्स बोला करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज while she sat in the veranda breaking the bread into little beats. Hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. अब यहाँ पर क्या है कि दादी को, उनकी ग्रैंड मदर को, उनकी एक कंपनी मिल गई थी। दोपहर का ही टाइम था, सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम था, लेकिन वाकई में उनकी ग्रैंड मदर खुश रहा करती थी। वो छोटे छोटे ब्रेड्स के टुकड़े करके वो बहुत सारे 100 ऑफ स्पैरोज उनके आंगन में आया करते थे और उन्हें वो खिलाया करती थी। एंड कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छा फील होता था। एंड एक सीनरी क्रिएट की है खुशवंत सिंह ने यहाँ पर, अ वर्टेबल बेडलम ऑफ चेरपिंग, मतलब कि चेरपिंग आपको पता है जो चहचहाने की आवाज़ होती है। एंड बेडलम, अ वर्टेबल बेडलम मतलब कि 100 की तादाद में जब एक साथ जो चेरपिंग होती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो आवाज़ निकलती है, इस फ्रेज़ को ये डिनोट करती है। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। पर्स्ड मतलब कि आकर बैठ जाना, रेस्ट करना। तो कुछ जो स्पैरोज होते थे उनके पैर पे बैठ जाया करते थे, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाया करते थे, कुछ उनके हेड पे बैठ जाया करते थे। एंड शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। शूड यहाँ पर मतलब आप कभी कभी ये तो ना भगाते हो किसी, नॉर्मली आप शू का यूज़ कब करते हो, जानवरों के साथ करते हो, शू शू हट हट,
आप ये वर्ड यूज़ करते हो, वो कभी भी भगाया नहीं करती थी, वो कभी भी शू नहीं किया करती थी, वो झटकारा नहीं करती थी उन्हें, बल्कि उनकी कंपनी ग्रैंड मदर को बहुत अच्छी लगती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. एंड यहाँ पे आपने देखा मतलब कि कितनी कंपनी की डिज़ायर होती है, एक्सट्रीम काइंड ऑफ डिज़ायर होती है कि कोई तो आए, कोई तो उनको इम्पोर्टेंस दे. एंड यहाँ पर स्पैरोज जो बोल नहीं पाते हैं, जो इमोशन शो नहीं कर पाते हैं, फिर भी एक लव कनेक्शन फॉर्म हो गया था बिटवीन ग्रैंड मदर एंड स्पैरोज. एंड उन्हें अच्छा लगता था कि कोई तो कंपनी दे रहा है, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के. और वो डेली आया करते थे, तो ऐसा लग रहा था उन्हें कि कहीं ना कहीं कोई प्यार करने वाला मिल गया. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. एंड जब मैं अब फाइनली अब यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई है, शायद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स के लिए वो बाहर जाना चाह रहे हो, तो अब्रॉड यहाँ पे यूज़ हुआ है बाहर, आउट ऑफ कंट्री. एंड एक और वर्ड आया था, आई थिंक कि HOUR. लोग आवर बोलते हैं. बेटा इसको जो प्रोनाउंसिएशन होता है, भले आपको इंग्लिश कंप्लीट ना आती हो, बट जितनी भी आती हो, प्रोनाउंसिएशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आर बोलेंगे, आर. ठीक है, ARE का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वही सिमिलरली घंटे का भी, इसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है. तो जब वो जा रहे थे फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे की स्टडीज़ के लिए, तो वो श्योर थे कि मतलब यार उनकी जो दादी थी ना, वो बहुत अपसेट होंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मतलब मैं 5 साल के लिए दूर रहने वाला था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. एंड जिस तरह की उनकी एज थी, जितनी वो बूढ़ी हो चुकी थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं 5 साल बाद आऊँगा तो मैं उनको ज़िंदा देख पाऊँगा. शायद वो चली जाएंगी हमेशा के लिए, बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी ना, उनको शायद पता था कि मतलब वो मुझे लास्ट टाइम नहीं देख रही हैं. पता नहीं, एक होता है ना कि अंदर से उन्हें पता था कि यार अभी मेरे पास टाइम है, या जो भी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. एक चीज़ बड़ी स्ट्राइक करने वाली थी कि ऑथर को लगा कि वो बहुत रोइंगी, इमोशनल होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी काइंड ऑफ इमोशन. वो आई मेरे से मिलने के लिए, बट कोई इमोशन शो नहीं किया. नॉर्मली पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपको ड्रॉप करने के लिए आते हैं तो रोना धोना होता है, कहीं ना कहीं विदाई वाला सीन जैसा लगता है जब आप हॉस्टल पढ़ने के लिए जाते हो, जब स्पेशली जब आप ट्रेन में चढ़ते हो एंड आप बिल्कुल दरवाजे पर ही रहते हो, फ्रंट डोर पे रहते हो, एंड जब तक आपको आपके पेरेंट्स नज़र आते तब तक आप टाटा बाय बाय करते रहते हो. एंड जब आप अंदर जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि फाइनली हम बड़े हो गए. नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर इन टू द रियल वर्ल्ड. एंड वो जो फीलिंग होती है, वो एक्साइटमेंट वाली भी फीलिंग होती है, वो नर्वस, कहीं ना कहीं आप नर्वस भी होते हो उस चीज़ को लेकर. तो दोनों ही मिक्सअप फीलिंग होती है, बिटर स्वीट काइंड ऑफ फीलिंग होती है. कुछ थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग भी होती है, पॉजिटिव फीलिंग भी होती है, थोड़ा सैड भी लगता है और हैप्पी भी रहते हो. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तो उसको लगा नहीं था, ऑथर को लगा नहीं था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो इमोशनल नहीं होंगी, रोएंगी नहीं. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उस टाइम पे भी वो प्रेयर्स ही पढ़ रही थी, जो उनके बीट्स थे, जो उनकी मोतियाँ थी. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन अ प्रेयर. ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे स्टेशन पे है ही नहीं. हर फिंगर्स वो बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी. एंड वो कंटिन्यू वो माला जप रही थी. साइलेंटली शी किस्ड हर फॉरहेड. She kissed my forehead, and when I left cherished the most important imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. बेटा जब आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, उनका छोटा सा स्पर्श भी ना आपको ये बता देता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं. चाहे वो एक छोटा सा किस क्यों ना हो, या उनका हाथ पकड़ना क्यों ना हो, या उनका गले लगना क्यों ना हो, उनके उस टच में ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ वार्मथ होता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंटमेंट होता है कि आपको सिर्फ उनके टच से पता चल जाता है कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे. मतलब उनकी दादी जो माला जप रही थी, मे बी द चांसेस वाज दैट कि वो उनके लिए प्रे करती हूँ. दादी लोग बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं ना. बेसिकली मैं कभी नॉर्मली मेरा कनेक्शन नहीं था, या मतलब मैं इतनी लकी नहीं रही हूँ कि मैं नाना नानी ना दादा दादी से मेरा कोई कनेक्शन डेवलप हो पाए, क्योंकि मैंने देखा नहीं है. मैंने दादी को देखा है अपने, लेकिन मैं बहुत छोटी थी तो वो चले गए थी. नाना को देखा है मैंने, लेकिन मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रह जाता है कि काश मैंने नानी को देखा होता, क्योंकि नानी वाला प्यार बड़ा ही डिफरेंट काइंड ऑफ लव होता है ना. सो बैक टू द चैप्टर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनका छोटा सा जो किस था,
जो कहीं ना कहीं जो वेटनेस थी लिप्स की जब उनके माथे पे पड़ी, जो फिज़िकल कनेक्शन फॉर्म हुआ, जो शायद ऑथर को लग रहा था कि ये लास्ट फिज़िकल कनेक्शन है, वो ज़िंदगी भर चेरिस्ट करेंगे। चेरिस्ट मतलब क्या होता है ना कि समथिंग विच इज़ रियली क्लोज टू योर हार्ट, जो आप हमेशा होल्ड करके रखते हो, हमेशा अपने दिल में रखते हो। बट दैट वॉज नॉट सो। पर ऐसा नहीं हुआ। जब वो पढ़ बढ़ के आए तो उन्होंने देखा कि उनकी दादी अभी भी हैं, अलाइव हैं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट स्टेशन। एंड जब वो 5 साल भी आए तो उन्होंने अपनी दादी को स्टेशन पे पाया। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। एंड फनी थिंग इज़ दैट कि उनकी दादी उतनी ही बूढ़ी थी जितना वो उस टाइम पे थी, जिस टाइम पे वो बचपन में फ़नी चीज़ें बोला करते थे अपने इनोसेंस में। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। एंड उन्होंने बस एक चीज़ की और मुझे गले लगाया एंड क्लैप्स मतलब टाइटली होल्ड किया। बट फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस वो प्रेयर्स रिसाइट कर रहे थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी शायद मेरी दादी मुझसे बैठ के बात करे और शायद मेरी आने की खुशी उन्हें ज़्यादा हो। बट ऐसा लग रहा था कि उनका हैप्पीएस्ट जो आवर जो था ना, हाफ एन आवर जो स्पैरोज़ के साथ था, वो अभी भी हैप्पीएस्ट आवर उस दिन भी था जो मेरा अराइवल का टाइम था। मतलब मैं उसको बीट नहीं कर पाया, मैं उसको कम्पीट नहीं कर पाया। एंड वो क्या कर रही थी, ओके सॉरी, मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज एंड होम शी फेड लॉन्गर एंड विद द फ्रिवलस रिब्यूक्स। यहाँ पे फ्रिवलस मतलब होता है कि लाइट हार्टेडली, बहुत ही इसने, एंड रिब्यूक्स मतलब होता है डांटना। जैसे प्यार से लोग डांटते हैं बच्चों को, अरे बेटा नहीं करते ना ऐसे। तो वो बहुत ही स्पैरोज को बहुत ही प्यार से डांटा करती थी एंड उनके डांट में बहुत सारा प्यार हुआ करता था। तो वो जो हाफ एन आवर था उनकी दादी का, वो मोस्ट प्रेशियस टाइम हुआ करता था उनकी दादी के लिए। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। उसी दिन जिस दिन अराइवल था मेरा, उस दिन शाम को कुछ हुआ अलग से, मतलब कुछ बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया। बड़ा ही अजीबोगरीब बात था, क्योंकि जो दादी जो दिन भरी प्रे किया करती थी, कभी उनकी ज़ुबान नहीं रुकती थी प्रेयर से, उन्होंने प्रे नहीं किया उस दिन। उन्होंने कुछ मोहल्ले के नेबरहुड, मतलब कि मोहल्ले के जो आसपास के जो लोग होते हैं उनको कलेक्ट किया एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम। और वो ड्रम लेकर आई, आपको पता है ढोलक लेकर आई एंड उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग, she hummed the sagging skins of a dilapidated drum and sang for the homecoming of warriors. एंड बहुत टाइम तक उन्होंने सैगिंग, यहाँ पर आपने ये वर्ड देखा होगा, तो सैगिंग मतलब होता है एक तो बहुत घंटों तक उन्होंने, थम्प मतलब कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाना, एंड सैगिंग मतलब कि उनके बजाने से जो ड्रम का पहले तो ओल्ड था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि और अंदर की तरफ वो जा रहा था वो पोर्शन, एंड जो उसका स्किन था, ड्रम का जो स्किन होता है वो बहुत लाइट होता है ना, आप ज़ोर से अगर बजाओगे ना बहुत ज़ोर से तो वो टूट जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी। एंड यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, dilapidated। जब भी आपको प्रोनाउंसिएशन में कभी भी प्रॉब्लम हो बेटा ना, तो आप हमेशा वर्ड्स को ब्रेक करके बार बार ही बोलो एंड बहुत इजी होता है उसको फिर से एक साथ बोलना। dilapidated मेरे साथ बोलिए, dilapidated। इसका मतलब होता है कि वॉर्न आउट, बहुत ही पुराना ड्रम था एंड जिसकी वजह से जब भी वो बजा रही थी तो जो उसका स्किन था साइड बाय साइड वाला, वो अंदर की तरफ जा रहा था। एंड घंटों वो उन्होंने गाना गाया। और क्या गाना वो गा रहे थे, जब जो सोल्जर्स आते हैं ना लड़ाई जीत के, वॉरियर वाले जो गाने होते हैं ना, पहले बहुत गाए जाते थे, गीत वीत गाए जाते थे उनके उपलक्ष्य में, उनके हीरोइक एक्ट को लेकर वो गाना गा रही थी वो। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। मतलब परसुएड यहाँ पर वर्ड हुआ है, मतलब कि उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी, उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ओल्ड थी। तो ओवर स्ट्रेन करने के लिए, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा खुद को थका मत लो कि आप बीमार पड़ जाओ, इसलिए बंद करो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और पहला ऐसा दिन था जब से मैं उनको जानता हूँ, ऐसा पहला दिन था जब उन्होंने प्रेयर नहीं किया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले दिन वो इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेन कर चुकी थी कि वो बीमार पड़ गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, हल्का फीवर था एंड डॉक्टर ने कहा कि चला जाएगा। बट कहते हैं ना कि जब आखिरी समय होता है किसी इंसान का तो उसे एहसास हो जाता है। एंड ग्रैंड मदर को भी एहसास हो गया था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। उन्होंने कहा, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर।
उनका वक्त बहुत करीब है और उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटे बाकी हैं एंड इसलिए वो कुछ नहीं बात करना चाहती किसी से, बस वो प्रेयर करना चाहती हैं। सो इसलिए वो किसी से बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने बहुत मना किया, हम रिवॉल्ट किए, हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप नहीं कहीं जा रही, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। उन्होंने इग्नोर किया हमारे प्रोटेस्ट को एंड शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग अ बीड्स। एंड आराम से वो अपने बेड पे लेट कर उन्होंने वही वाले मोतियों की वो माला उठाई और प्रे करना शुरू कर दिया। मतलब जब तक हम सोच पाते कुछ बिफोर वी कुड सस्पेक्ट कि मतलब एक होता ना कि आप कुछ ध्यान दे पाते, उससे पहले उनके जो लिप्स थे वो मूव करना बंद कर चुके थे, जो मालाएं थी वो हाथ से नीचे गिर चुकी थी एंड उनकी बॉडी बिल्कुल ही लाइफलेस हो चुकी थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन अ फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। मरने के बाद एक स्किन कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल इट्स क्वाइट टफ टू डिफाइन दैट काइंड ऑफ कलर जो डेड पर्सन के ऊपर होता है। सो फाइनली ग्रैंड मदर छोड़ के जा चुकी हैं ऑथर को, लिफ्टेड हर ऑफ ऑन द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी मतलब होता है ट्रेडिशन, जो रिवाज होता है। नॉर्मली सभी को पता है कि रिवाज क्या होता है, कि डेड बॉडी को नीचे रख के उन्होंने रेड कपड़े में, श्राउड जो लाल कपड़े में, उनको बांधा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मतलब दुख जो होता है ना, रो रहे हैं लोग और प्रेयर कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत लाश रखी गई है सामने एंड रोया जा रहा है, मौन किया जा रहा है, उदासी व्यक्त की जा रही है। फाइनली वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट। अब जो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार का वक्त था वो आ चुका था और वो अरेंजमेंट करने के लिए वो निकले। फ्यूनरल मतलब कि जो लास्ट वाला जो टाइम होता है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर। क्रूड मतलब होता है बेटा कि रफली घर का बना हुआ जो स्ट्रेचर होता है, एक बेड टाइप का, बहुत ही हार्ड काइंड ऑफ थिंग होता है, कहीं बाहर से लेकर नहीं आए थे, हॉस्पिटल से लेकर नहीं आते, घर का बना हुआ लकड़ी का बहुत ही हार्ड सा एक प्लैंक, उसमें उनको लेकर जाया गया और क्रीमेटेड मतलब कि जलाना। So the sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. Finally grandmother का दाह संस्कार हो गया है, अंतिम संस्कार हो गया, वो घर आ चुके हैं। जो सुबह का टाइम था, जिस टाइम पे मतलब एक होता है ना कि आई एम सॉरी, जब वो वापस स्ट्रेचर की तरफ लेकर उनको जा रहे थे, तो जब वो अभी बरामदा के हाफ साइड ही पहुंचे थे, तो जो सुबह का जो टाइम होता है सूरज का, उसकी रोशनी जो थी ना आंगन पे बहुत ज़ोरों की पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड एंड ऑल ओवर द वरांदा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एंड जब हम वरांदा की तरफ जा रहे थे, तो इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी डेड, उनके रूम के बाहर, जो एग्जैक्टली रूम के बाहर बहुत ही स्टिफ पोजीशन में उनकी डेड बॉडी हमारे पास थी, बहुत सारे स्पैरोज बिखरे हुए उनके फ्लोर के पास पड़े हुए थे। देयर वॉज नो चेरपिंग, कोई आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि स्पैरोज भी मौन करने के लिए आए हैं, दुख व्यक्त करने के लिए आए हैं। दैट शोज़ ना जो एनिमल का जो लव होता है ना, आई थिंक बियॉन्ड द लव ऑफ ह्यूमन्स। बेसिकली मुझे ऐसा फील होता है एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फील होती होगी। एक मूवी है हाचिको, डेफिनेटली यू मस्ट वॉच दैट पर्टिकुलर मूवी, कि एक पर्सन होता है एंड वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता रहता है एंड एक दिन वो जाता है अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए, वो वापस लौट के नहीं आता है। जो हाची रहता है, जिसका डॉग का नाम रहता है, वो हाची डेली स्टेशन पे जाता है एंड अपने मास्टर का वेट करता रहता है एंड 10 साल तक उसने वेट किया एंड आई सीरियसली डोंट नो द कंट्री, आई फॉरगॉट द कंट्री नेम, हमेशा मैं भूल जाती हूँ कंट्री का नेम, इटली या रशिया जो भी है, उसका हाची का स्टैचू बना हुआ है। तो ये रियल स्टोरी है कि जो एनिमल का लव होता है ना, वो टिल द एंड ऑफ योर लाइफ रहता है, वो जब तक मर नहीं जाते तब तक आपसे प्यार करते रहते हैं। ह्यूमन का लव तो ट्रांजिशन होता है, कभी बदलता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है या कभी ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन एनिमल का लव जो होता है, वो कहीं ना कहीं, जो इंटेंसिटी होती है लव की, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी बनी रहती है उनके प्यार की। एंड यहाँ पे स्पैरोज आते हैं, बहुत चुप रहते हैं, एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है। हम बहुत सॉरी फील कर रहे थे उनके उन बर्ड्स के लिए। माई मदर फेस्ट, बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि उनकी मदर जाती हैं, ब्रेड के टुकड़े लेकर उनको खिलाने के लिए आती हैं एंड छोटे छोटे क्रम्स में, छोटे छोटे टुकड़े में वो डालती हैं स्पैरोज के सामने, जैसे कि हमारी ग्रैंड मदर ने डालती थी। लेकिन sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweepers swept
द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। बट जो स्पैरोज थे वो कुछ खाने नहीं आए थे, आई थिंक कि वो ग्रैंड मदर से मिलने आए थे। वो प्यार था उनका जो वो दिखाने के लिए आया था। शायद उन्हें भी फील हो गया होगा था कि कोई एक पर्सन जो उन्हें सेल्फलेसली प्यार कर रहा है वो जा चुका है हमेशा के लिए, एंड चले जाते हैं वो बिना खाए, एंड नेक्स्ट डे जितने भी क्रम्स पड़े होते हैं वो डस्टबिन में जाते हैं। सो बेटा बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी आपको लगी होगी, बहुत ही इमोशनल स्टोरी लगी होगी। I think there are lots of theme, but the most important thing which I really want to discuss on it, that कि हम क्यों जो नॉर्मल ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, हम उनके इमोशंस को समझना क्यों बंद कर देते हैं। आज हमारे कंट्री में ओल्ड एज होम्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन तो वो दूर की बात है, जो खुद के डॉटर एंड सन हैं, स्पेशली जो सन हैं जिनको जिनकी जो मुहाफ़िज़ होते हैं, जो एक कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर होते हैं अपने पेरेंट्स के, वही जब उनका एज आता है कहीं ना कहीं पैम्पर का, तो हम उन्हें ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि कभी कोई रिश्ता ही नहीं था। बेटा माना जाता है कि जो साइकिल होती है ना, लाइफ की साइकिल, बचपना जो बुढ़ापे में जाकर ख़त्म होती है, फिर मौत आती है, तो बचपने में जैसा नेचर होता है ना, वो एक कहते हैं ना कि घूम फिर के जब एंड होता है, जो एक सर्किल होता है, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जो एंड होती है वो सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट होता है। तो जो एंड होता है ना, जो एंड करीब होता है, तो सिमिलरली वो बच्चों जैसे हो जाते हैं। उनको भी पैम्पर की ज़रूरत होती है, उनको भी प्यार की ज़रूरत होती है। जैसे आप लड़खड़ाया करते थे तो वो संभाला करते थे, जब अपने बुढ़ापे में वो लड़खड़ाते हैं तो उन्हें कोई हाथ नहीं मिलता संभालने के लिए। एंड हम कितना अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उन पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स, इट्स अबाउट पेरेंट्स ऑल्सो, कि हम अब भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, हम बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, बट हमारे पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे मेरी क्लासेस को, आप सब लोग खुद ये इमेजिन करिए कि कितना टाइम हो गया जब हम खुद अपने मन से बैठे हों अपने पेरेंट्स के पास, एंड हमने बात किया हो अपने बारे में नहीं, उनके बारे में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ, अपनी मेमोरेबल मोमेंट बताओ, अपनी एम्बैरेसिंग मोमेंट बताओ। जो भी बातें होती हैं ना, वो हमसे ही शुरू और हम पे ही ख़त्म हो जाती हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप, जो कहीं ना कहीं लवेबल वाला रिलेशनशिप जो फॉर्म होता है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, या बिटवीन चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि आप तो मूव ऑन कर लोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बात कर सकते हो, बट जिनको आप पीछे छोड़ के आए हो उनके पास सिर्फ और सिर्फ आप थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आई थिंक कि ऑथर ने ये स्टोरी लिखी होगी, कहीं ना कहीं उनको भी एक रिग्रेट फील होता होगा अंदर ही अंदर कि काश मैंने वो जो लिंक था फ्रेंडशिप का बिटवीन हिम और हिज ग्रैंड मदर, वो ब्रेक ना हुआ रहता। मैं अगर वो नहीं बात कर रही थी तो मैं जाके बात कर पाता, या मैंने उनको छोड़ा नहीं होता। सेल्फलेसनेस का यहाँ पर एक आया है कि किस तरह से बिना एक्सपेक्टेशन के जो ग्रैंड मदर थी, सेल्फलेसली बस वो प्यार किए जा रही थी, दुआ करती रहती थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए, सॉरी। एंड किस तरह से वो सेल्फलेसली अपनी, चाहे वो डॉग को प्यार करना हो, चाहे वो स्पैरोज को प्यार करना हो, वो किया करती थी। सो कहीं ना कहीं इनोसेंस का थीम है, सेल्फलेस लव का थीम है। ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चाइल्ड में जो एक कनेक्शन डेवलप होता है बचपन के टाइम पे, वो क्यों एक रास्ते में ही ब्रेक हो जाता है, किसकी गलती होती है। एंड आई रियली वांट कि इस चैप्टर से आप एक चीज़ सीखो कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें वाकई में आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आपकी कंपनी चाहिए होती है। आप अगर अपने बिज़ी शेड्यूल से, भागती दौड़ती ज़िंदगी से जो थोड़े बहुत वक्त आप निकाल पाते हो उन लोगों के लिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, या मूवीज़ देखने के लिए, या कहीं बाहर ट्रैवल करने के लिए, अगर उन सब चीज़ों के लिए वक्त निकाल सकते हो तो प्लीज़ कुछ वक्त उनके लिए निकालो जो वाकई में आपके टाइम को डिज़र्व करते हैं, एंड
जिनकी वजह से आपका एग्जिस्टेंस है। क्योंकि अगर आप उन्हें 10 मिनट भी आप उनसे प्यार से बात करते हो, शायद उनके लिए पूरा दिन जो होता है वो खुशनुमा हो जाता है। सो आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों को। एंड जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा आप लोगों का वो होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं एंड आंसर्स किस तरह से लिखने चाहिए। एंड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जहाँ पे आपको समझ ना आया हो, ऐसा कोई वर्ड मैंने मिस कर दिया हो जहाँ पे मैंने मीनिंग ना बताई हो, सो प्लीज़ कॉमेंट मी ऑन माई कॉमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू बैक। एंड आई जस्ट होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल in this present time, because बहुत ही अजीब सा टाइम चल रहा है, बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं। सो डोंट पैनिक बच्चा। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो रहा है पढ़ाई एंड आपको समझ नहीं आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट सब कुछ आराम से हो जाएगा। क्योंकि एज अ टीचर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आप तक प्रॉपरली एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुँचाएँ। एंड ट्रस्ट मी, आप बस पढ़ो, आप एग्ज़ाम्स की टेंशन मत लो, आप रिज़ल्ट की टेंशन मत लो, बस आप नॉलेज गेन करो। क्योंकि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स कि हाउ मच नॉलेज यू गेन, बस इतना ही मैटर करेगा, परसेंटेज मैटर नहीं करेगा आपके लिए, ट्रस्ट मी। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन। बाय बाय।